हेलो 10th क्लास। आपका कविता नंबर 8 कन्यादान, जिसके लेखक के कवि है ऋतुराज। तो अब हम पहले कवि परिचय पढ़ रहे थे। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त लेकर वे जयपुर में रहते हैं। ऋतुराज का जन्म कब हुआ? 1940 में, और वे राजस्थान के, ठीक है। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार भी मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हास्य के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है, मतलब रोजमर्रा की जीवन के बारे में वो ज़्यादा लिखते हैं, और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते, मतलब रोज जो अपने आसपास हो रही घटना है, जो भी परंपरा है, कुरीति है, उन पे भी वो हमेशा निगाह डालते। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। वैसे आपको टॉपिक के नाम से ही पता चल गया होगा, कन्यादान। जैसे आपको पता है ना कन्यादान किसे कहते हैं, कि जब लड़की की शादी होती है तो माता पिता उसका कन्यादान करते हैं, मतलब वर पक्ष को देते हैं। तो वो, लेकिन जब वो कन्यादान के लायक होती है तब उसकी माँ उसे क्या सीख देती है, कैसा बनने के लिए बोलती है, वो इस कविता में हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते, वे आदर्श के मूल्य में बंधन होते। मतलब जो जब से समाज बने और तब से स्त्रियों के लिए जो निश्चित चीजें रख ली गई है, वह हमेशा के लिए एक वैसा ही रहता है कि भाई शादी करके बंधन में बनने के बाद ये सब कुछ करना ही है। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहार छिपा रहता है, कि लड़कियां होती कोमल है क्योंकि वो बहुत कोमल होती है, लेकिन क्या समझते कि लड़कियां कमजोर होती है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोई भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। मतलब माँ ने जो भुगता है, माँ के साथ जो हुआ है, वो सारे अनुभव भी वो अपनी बेटी के साथ, मतलब उस हिसाब में उसको समझाती हैं। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई, मतलब उनका बहुत ही ज्यादा संवेदन स्त्रियों के प्रति मन है। चलिए अब अपन कविता पे चलते। कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। किसी भी माँ बाप के लिए अपनी लड़की का कन्यादान करना बहुत ही दुख भरा समय था, क्योंकि लड़कियां उनकी अंतिम पूंजी यानी कि उनका सब कुछ होता है। वो कितने लाड़ प्यार से उनको पालते पोसते बड़ा करते, और शादी लायक होती है, फिर जो शादी करके किसी और घर में चली जाए तो उन लोगों को कितना दुख होता है। तो ये कवि बोल रहा है कि उसकी माँ का जो दुख था वो कितना प्रामाणिक था, क्योंकि वो अपनी लड़की को किसी को क्या कर रहे, दान दे रहे, क्योंकि वो लड़की उनकी जीवन भर की कमाई है और उस कमाई को वो किसी को दे रहे हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, मतलब सयानी मतलब बड़ी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। ये तो हकीकत ही है, क्योंकि लड़कियां बहुत कोमल होती है और जब तक वो बड़ी नहीं होती, अपने माँ बाप के घर में रहती है, तो उनके लिए तो दुख क्या चीज़ होती है उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही भोली और सरल होती है और माता पिता के घर में वो बहुत ही अच्छी जिंदगी जीती है। इसलिए उनको दुख का तो आभास ही नहीं होता। वो तो सिर्फ सुख में ही पली होती है, क्योंकि एक कहने पे उसकी सारी चीज़ें आती है, उसकी सारे नखरे उठाने वाले और उसके साथ सब अच्छा बिहेव करते, तो उसको दुख तो कहीं मिलता ही नहीं। पार्टी खाती वह धुंधले प्रकाश की, कुछ दुखों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, क्योंकि उसको ये पता नहीं था कि आने वाला जीवन बहुत कठिन है, इसलिए वो धुंधले यानी कि कम प्रकाश की पार्टी खाती, यानी कि होता है ना ऐसा कि कम प्रकाश में पढ़ने वाले। तो इसको तो कुछ पता ही नहीं था कि अब आगे के जीवन में कुछ क्या होगा, क्योंकि उसको तो वही सुनहरे सपने थे, वही उसी अच्छी खुशहाल जिंदगी वो जी रही थी। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना,
आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने ये कहा कि भाई पानी में देखकर अपनी सुंदरता पर मत इतराना कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ। रीझना मतलब इतराना मत, मतलब घमंड मत करना अपने ऊपर कि मैं बहुत सुंदर हूँ। फिर लाइफ में फिर माँ बताती है कि भाई दुनिया में बहुत सारे कष्ट आएंगे, बहुत सारी चीजें होगी, तो जो आग है, क्योंकि आप आए दिन सुनते हो कि दहेज के लोभी लोग बेटियों को मार देते हैं, जला देते हैं, तो इसलिए माँ उसको समझा रही कि बेटा ये जो आग है इस पे सिर्फ खाना बनाया जाता है, रोटियां सेकी जाती है, अपने आप को कभी भी इसमें जलने मत देना। हाँ तुम्हें प्रॉब्लम हो तो तुम हमसे आके बताना, लेकिन ऐसे जलना मत। और फिर जो वस्त्र और आभूषण है, क्योंकि ये ससुराल वाले लोग लालच देते ना भाई कि ले मैं ये तेरे को मैं ये दूंगी, तू अच्छे से बन के रहे, इधर वो पहन के रहे, मैं आभूषण दूंगी तुझे, अच्छे अच्छे वस्त्र दूंगी। तो इस भ्रमों में मत जीना, क्योंकि आभूषण और वस्त्र तो ये स्त्री को बंधन में बांधते हैं। यही होता ना, शादी होता था ससुराल पक्ष से अच्छे अच्छे ड्रेस आते हैं, सोना आता है, तो उन सबको हम पहन के एक अनजाने बंधन में बन जाते, हम अपना माँ बाप का घर छोड़ के दूसरे के घर में जाते, जिनको हम अच्छे से पहचानते भी नहीं। तो ये एक तरह का भ्रम है, ये इसमें तुम मत आना, और ऐसा कुछ काम मत करना कि जो मतलब बुरा हो। ऐसे आग में मत जलना, भले ही तुम्हें परेशानी हो तो हमें बता देना, लेकिन ऐसा कोई भी काम मत करना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। मतलब हाँ तुम लड़की हो, लेकिन लड़की जैसी मतलब लड़कियां क्या होती है, कोमल होती है, तो वैसी कोमल और कमजोर मत दिखना, अपने आप में हिम्मत रखना। हाँ भले तुम लड़की हो, लेकिन कैसे रहना, एक हिम्मत वाली रहना। तो आपको ये समझ में आ गया कि एक माँ का कितना दुख होता है अपनी बेटी का दान देना, अपनी बेटी को बड़ी करके दूसरे के घर में भेजना, और उसको एक सीख देना कि भाई ये सब दुनिया में ऐसा होता रहता है, तो तुम कभी जलना मत, दुखी मत होना, और इन सब लालचों में मत पड़ना, अपने आप पर मतलब हिम्मत रखना, और लड़की होना लेकिन कमजोर कभी मत होना, किसी के सामने अपनी कमजोरी मत प्रकट करना। तो ये सब कविता है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो एक बार देख लेना। और ये इसके अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, देख लेना आप। थैंक यू क्लास।